कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध खुद को, मरुस्थल से भी चल निकलेगा। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। ठीक है, आज का वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि हम आज वेक्टर क्या है, वेक्टर के टाइप्स और उसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ यही सीखने वाले हैं। ठीक है, और ये अगर अच्छे से समझ आ जाएगा तो हम लोग फिर वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन को समझेंगे। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, मतलब उसके आगे हम लोग जाएंगे। ठीक है, उससे समझने से पहले अगर हम वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ लें, तो सारा चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पहले पिछले क्लासेस वगैरह में तुम लोग पढ़े होंगे कि वेक्टर क्या चीज़ होता है, फिर भी मैं एक बार सारा चीज़ रिपीट करूंगा कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक और होता है टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, खैर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको पता है। ठीक है, डीप में जाओगे तो फिलहाल फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप है, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, ये जो क्वांटिटी होता है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कुछ नहीं होता। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इन दोनों में बेसिक फर्क सिर्फ डायरेक्शन का होता है, इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे। मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, जैसे मान लो मैं तुमको बोला कि जो है आटा लेकर के आओ। ठीक है, 5 kg, तो तुमने क्या बोला, 5 kg आटा जाके दुकानदार को के दे दो। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये मैग्नीट्यूड है, यानी यही वैल्यू है। ठीक है, उस चीज़ का जो भी हम लाने वाले हैं, जो भी क्वांटिटी हम लाने वाले हैं, आटा, गेहूं, तेल, जो भी लाने वाले हैं, तो ये जो सामने वाला देख रहे हो इसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। आई बात समझ में? तो अगर मैं बोलूं कि तुम्हें आटा लाना है 5 kg, तो दुकानदार को कोई डायरेक्शन देने की जरूरत है क्या? ऑब्वियसली नॉट, कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ उसको वैल्यू बताना है कि 6 kg, 10 kg, कितना kg चाहिए। तो ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस इतना ही समझ लो, यही मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर का। तो वेक्टर क्वांटिटी तुम लोग पढ़े हो तो देखोगे वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी आता है। तो क्यों इसको लेते हैं, क्यों? देखो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल लूं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है ये पहले जानना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सबको पता होगा, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि एक बंदा ए से बी तक गया। ठीक है, ए से बी तक गया और फिर बी से जो है वो सी तक गया। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे सपोज 4 किलोमीटर चला। ठीक है, इतना चला। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस बोले कि वो कितना चला, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा एडिशन 5 + 4, यानी टोटल वो 9 किलोमीटर चला। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो वो 9 किलोमीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास सिंपल सा एक डेफिनेशन होता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये सब पहले तुम लोग पढ़े हो, बस रिकॉल कर दे रहा हूं कि अगर किसी को नहीं पता है तो जान लेगा। ठीक है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट जानते हैं कि एक जो पॉइंट से स्टार्ट किया है और अंतिम में जिस पॉइंट पे पहुंचा है, उन दोनों के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा ना, A to C, है ना, ये वाला शॉर्ट डिस्टेंस होगा। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जाएंगे। हम अगर यहाँ चल जाएं, यहाँ चल जाएं, ऐसे चल जाएं तो नहीं चलेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है। उसी तरह अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये मैटर करता है, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगा। ठीक है, उसके बाद से एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स आएगा। ठीक है, और स्केलर में जस्ट इस टाइप का मास हो गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है समझ आया, और डायरेक्शन क्यों मैटर कर रहा है वेक्टर में ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है,
इसको मैं अब मिटाता हूं थोड़ा, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया कि स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं वेक्टर के ऊपर। वेक्टर जो है, वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, नोटेशंस क्या होते हैं। तो देखो, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ना उसके नोटेशंस को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम कोई वेक्टर ले लेते हैं, सपोज हमारे पास वेक्टर है ए, ठीक है, तो इसके ऊपर हम एरो दे देंगे, ठीक है। ये एरो दिखाएगा डायरेक्शन को। तो ये जो चीज होगा इसी को हम वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर को ऐसे ही हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और वेक्टर जो क्वांटिटी होता है, ठीक है, उसको ऐड हम नॉर्मल अलजेब्रिक रूल से नहीं करते हैं। उसका एडिशन का रूल अलग होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास 2 वेक्टर है और 3 वेक्टर है तो ये कैसे ऐड होगा, यहाँ तो दिख रहा है ऐड होगा, पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस तरह से, ठीक है, 2 वेक्टर 3 वेक्टर, तो ये किस हिसाब से ऐड होगा, ये सब एक रूल है, कहानी है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग इस वीडियो में नहीं सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में ना ये चलता है कि ये वेक्टर है क्या, मतलब क्या है वेक्टर, समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इसको अगर हम सोचेंगे, इमेजिन करेंगे तो ये क्या है। तो वेक्टर देखो कुछ नहीं है, जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट वाला ज्योमेट्री है ना, तो तुम लोग 9-10 में तो 2D पढ़े हो, यानी 2,3 अगर दिया है तो x एक्सिस पे 2 यूनिट गया है, y एक्सिस पे 3 यूनिट गया है, इतना तो सबको पता है। इसी में हम वेक्टर दिखाएंगे बाबा। देख यहाँ क्या है ना, ये x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस पे 2 यूनिट गया है और y एक्सिस पे 3 यूनिट गया है ना। मतलब यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ से जाएंगे हम, ठीक है। ये 2, 3 हो गया। तो जिस तरह ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दिखा रहा है ना एक पोजीशन को, उसी तरह वेक्टर भी एक पोजीशन ही दिखाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो इसी को हम वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज का ग्राफ हम जो है बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, वेलोसिटी का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो उसमें ये जो लाइन है वो एक वेक्टर का काम करता है, तो बहुत अजूबा नहीं है। इसी कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखोगे इसी को हम लोग, फिर मैथ्स में जाओगे तो वेक्टर अलजेब्रा में देखोगे कि यही कोऑर्डिनेट जो है 1, 2, 3, इसी को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, i कैप 2 j कैप 3 k कैप। ये क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, जस्ट आइडिया में दे रहा हूँ, ठीक है। ये वेक्टर क्या चीज़ है, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक पोजीशन बताता है, ठीक है, विथ डायरेक्शन। अब देखो, तो हमने ये समझ लिया कि क्या है और इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है। पहला वेक्टर आते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो ये भी तो हो सकता है कि हमारा कोई चीज़ है, पॉइंट है, एकदम ओरिजिन पे है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होगा, नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं होगा, तो उसमें हम बोल देंगे उसको नल वेक्टर, नल्ला है, कुछ नहीं उसके पास, ठीक है। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, जो कहना है कह लो, ठीक है। और नल वेक्टर को जीरो के ऊपर डायरेक्शन दे दोगे तो इसी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। कभी भी नल वेक्टर को सिर्फ जीरो हम नहीं लिख सकते, अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी, वो चाहे नल हो जो भी होगा, ठीक है। तो नल वेक्टर मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है, उसको जीरो के ऊपर डायरेक्शन दे दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यूनिट वेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब एनी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड यानी जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड 1, जिस वेक्टर की वैल्यू 1 होगी उसी को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगा उसी को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और याद रखना, यूनिट वेक्टर आई कैप से दिखाते हैं, जे कैप से दिखाते हैं, के कैप से दिखाते हैं। आई कैप कौन से यूनिट वेक्टर को? जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। जेड कैप को इसको जो वाई एक्सिस पे है, ठीक है। और के कैप किसको? जो जेड एक्सिस पे है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट है, यूनिट मतलब 1 है, फिजिक्स वाला यूनिट नहीं, हाँ मैथ्स वाला यूनिट, यूनिट वेक्टर। तो 1 है, उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। और यूनिट वेक्टर को आई जे के से दिखाते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब क्या होता है, हम हर एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे देखो, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो
हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 3 4, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है 3D का डायग्राम हो गया, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा z एक्सिस, ठीक है, हो गया ना। तो 2 3 4 यानी 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, और एक्चुअल में ये z एक्सिस ऐसा होता है, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह होता है। 3D में तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते बोर्ड पे, तो x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यानी पॉइंट कहीं यहाँ पर बीच में बनेगा, है ना। तो यही जो वेक्टर है ना, इसी को हम यूनिट ले लेते हैं। जैसे हम इसको 2i कैप लिख लेंगे, इसको 3j कैप लिख लेंगे, ठीक है, प्लस में, और इसको 4k कैप लिख लेंगे, ठीक है, माइनस रहता तो माइनस दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम बड़े से बड़े वेक्टर को यूनिट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। 2i का मतलब 2 यूनिट गया है x एक्सिस पे, जैसे मान लो 1i हो गया 1 यूनिट वेक्टर, 2i हो गया 2 यूनिट वेक्टर, तो यहाँ 2 यूनिट वेक्टर आ गया किसका, x एक्सिस का। 3z मतलब y एक्सिस पे 3 यूनिट गया है, ठीक है। तो अगर इस तरह दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यूनिट फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, हम ब्रेक कर करके लिख रहे हैं। i का मतलब 1 यूनिट गया है, j मतलब भी 1 यूनिट गया है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो हम बड़े से बड़े वेक्टर को यूनिट को ब्रेक कर करके, यानी 2 बार यूनिट जाएंगे तो 2i कैप हो जाएगा, ऐसे करके हम जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर निकालते कैसे, इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, मान लो एक वेक्टर a है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ना, ठीक है, उसको हम a कैप से दिखाएंगे, ठीक है, किससे, a कैप से। और a कैप का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम a कैप से दिखाएंगे। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले समझ लो। सपोज मैं एक पहले वेक्टर भी ले लूं, a वेक्टर है मेरे पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमेशा वेक्टर को ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना, ऐसे ही लिखा जाएगा। i कैप मतलब x एक्सिस पे 1 ही यूनिट गया है, j कैप मतलब y एक्सिस पे 2 ही यूनिट गया है, k कैप मतलब z एक्सिस पे 3 यूनिट गया है। फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो a वेक्टर मतलब इसी को यहाँ पे उतार देना है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है ये समझना है, ठीक है। तो यही हमें समझना है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, मोड a निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना, जो भी वैल्यू दिया रहेगा पहले क्या करोगे, ऐसे रूट लगाओगे, और अपने को प्लस माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ प्लस है माइनस है कुछ मतलब नहीं है, बस वैल्यू से मतलब है। वैल्यू तुम्हें पता है तो सब हो जाएगा। तो आई कैप कितना यूनिट गया है, 1 यूनिट, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आई है, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे पे कितना गया है 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर प्लस के पे कितना गया है 3 यूनिट, तो इसका स्क्वायर हो गया। इसका जो वैल्यू आएगा वही होगा मैग्नीट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह हर सवाल में तुमको ये करना पड़ेगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 यानी 9 4 13 1 14, रूट 14 जो हो गया मैग्नीट्यूड। यानी इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए आई प्लस 2j प्लस 3k, है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज रूट 14। तो ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में, ये यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड समझ लिए तो वेक्टर समझो कि शुरुआती का काफी कुछ समझ लिए, ठीक है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो रिपीट करो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ सीख रहे होते हो तो हर पॉइंट जो टीचर बता रहा होता है वो माइंड में स्टक नहीं करता है, ठीक है। तो अगर रिपीट करके देखोगे तो वो बात समझ में आ जाता है। हम लोग को भी ये पहले जो है प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। अब देखो, जीरो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है भाई, एक वेक्टर ले लिए, ठीक है, ओ ए, ठीक है, ओ ए मैंने एक वेक्टर ले लिया समझो, ठीक है ना। अब ये जो वेक्टर है ना यही पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो किसी न किसी पोजीशन को बता रहा है, ठीक है, वो उसका पोजीशन वेक्टर है। जैसे मान लो मैंने एक ऐसा वेक्टर लिया, ये वेक्टर ओ ए ओ बी, ठीक है, ये ओ ए और ओ बी दोनों का दोनों पोजीशन वेक्टर है, दोनों पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर में कुछ भी फंडा नहीं है, मेन यूनिट वेक्टर था जो समझना ज़्यादा जरूरी था, और उसके बाद अभी 1 2 और आने वाला है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है,
एक जस्ट पोजीशन को डिनोट करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। जिसमें कहानी नहीं है उसको हमको नहीं करना। अब आओ को इनिशियल, तो अभी जो मैंने बताया था वही को इनिशियल है। जैसे देखो एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, ठीक है, ओ ए ओ बी। को इनिशियल मतलब क्या, एक ऐसा वेक्टर, दो ऐसा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे देखो ये वेक्टर भी यहीं से चालू हुआ है और ये वेक्टर भी, सॉरी ये डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ठीक है, ये वेक्टर भी यहीं से चालू हुआ है, मतलब दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या है, सेम है, यानी इनिशियल पॉइंट यानी शुरुआती पॉइंट क्या है, सेम है, इसीलिए इसको बोलेंगे को इनिशियल। जब शुरुआती पॉइंट सेम रहेगा तो को इनिशियल वेक्टर इसको बोलेंगे। आई बात समझ में? तो ये हो गया को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है सेम रहेगा। और इसमें देखोगे कि ये जो पोजीशन वेक्टर है और ये है, ठीक है ना, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इनका देखो टेल टेल जुड़ा हुआ है, मतलब अगर ये वेक्टर है ना तो इसको हम टेल बोलते हैं और इसको हेड बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होता है, हेड होता है, और ये वाला क्या होता है, टेल होता है। तो इनका क्या है, देखो टेल टेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अब आते हैं कोप्लानर। कोप्लानर क्या है, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के ऊपर आते हैं सारे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इस तरह के जो भी वेक्टर्स बनने वाले हैं, वेक्टर डी, ठीक है, जब एक ही प्लेन पे सारे वेक्टर्स आ जाते हैं तो उसको बोलेंगे कोप्लेनर, यानी कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे आ जाना, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर में बोलोगे इफ वेक्टर्स आर लाई ऑन द सेम प्लेन देन दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोप्लेनर, खत्म, ठीक है, ज़्यादा फंडा नहीं है। अब आते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन पे आए। जैसे मान लो ये एक ही लाइन पे वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी आ गया, वेक्टर सी आ गया, एक ही लाइन के ऊपर अगर वेक्टर्स लाई कर रहे हैं देन दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, एक ही लाइन पे है, ठीक है, समरेखीय वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो वेक्टर्स गए थे इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर्स था जो, ठीक है, ओ ए ओ बी जो भी है, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ये वाला जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को ही हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर भी कभी कभी ये होता है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है ऐसे डायग्राम, ऐसे सवालों में, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं एक अलग मेथड से, ठीक है, मतलब इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो वही सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि इसमें इसको करने के लिए लॉज ऑफ एडिशंस को समझना पड़ेगा, वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब आ जाओ इक्वल वेक्टर्स। तो सिंपल है भाई, ऐसा वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद लास्ट है नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या है, जिसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है, उसको नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। आई बात समझ में? तो ये ही रहा वेक्टर क्या है, वेक्टर के टाइप्स क्या है, और वेक्टर में यूनिट वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जो जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको भी कर लेंगे। ओके।